गुड इवनिंग। मेरा नाम शिवांगी पांडे है और मैं इस लेक्चर में वैक्सीन्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माय फर्स्ट लेक्चर ऑन वैक्सीन्स, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस बिकॉज माय सेकंड लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूएशन विथ माय फर्स्ट लेक्चर। तो पहले वाले लेक्चर में मैंने लास्ट जो पार्ट आपको पढ़ाया था वो था कि वैक्सीन्स जो है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं किल्ड वैक्सीन्स और दूसरी होती है आपकी लाइव वैक्सीन्स। जो किल्ड वैक्सीन्स होती हैं उनको कल्चर में ग्रो करते वक्त हम पैथोजन को कम्प्लीटली किल कर देते हैं, पर उसकी एंटीजेनिसिटी जो है वो प्रिजर्व रहती है। इस वजह से वो बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए ट्रिगर करने में सक्सेसफुल होता है। वहीं पर जो आपकी लाइव मॉडिफाइड वैक्सीन्स होती हैं उसमें उसके कल्चर में आप किसी भी पैथोजन को किल नहीं करते हो, बस उसकी वायरुलेंस ख़त्म कर देते हो और इस वजह से वो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचा पाता है। साथ ही साथ वो आपकी बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए ट्रिगर करने में सक्सेसफुल होता है। तो ये लाइव मॉडिफाइड वैक्सीन्स का दूसरा नाम होता है एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स और इस कंप्लीट प्रोसेस को एटीन्यूएशन कहा जाता है। अब इन वैक्सीन्स को बनाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका क्लासिकल मेथड या ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा जो होता है वो मॉडर्न वैक्सीन टेक्नोलॉजी होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ द ओल्ड ट्रेडिशनल या क्लासिकल मेथड। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब कैसे बनाया जाता था पहले। तो पहले क्या किया जाता था कि पहले का आइडिया ये था कि जो पैथोजन है जो उस पर्टिकुलर डिसीज़ को कर रहा है उसको काफ़ी लंबे समय के लिए 6 ईयर्स 8 ईयर्स 13 ईयर्स के लिए एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में ग्रो करो। उनका आइडियोलॉजी इसके तरफ ये थी कि जब उसको एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट ग्रो करने के लिए दिया जाता है तो वो धीरे 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 अपनी पैथोजेनिसिटी, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट करना पड़ता है, इसलिए धीरे 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 उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और फिर आफ्टर ईयर्स वो अपनी पैथोजेनिसिटी को कम्प्लीटली लूज़ कर चुका होता है और आपकी बॉडी में एज वैक्सीन यूज़ करने में सक्सेसफुल होता है। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस, उसका एक स्ट्रेन होता है BCG। तो BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिली काल्मिटी गुएरिन, स्ट्रेन होता है उस बैक्टीरिया का। तो उसके अगेंस्ट बनती है BCG वैक्सीन। उसको बनाया कैसे जाता था पहले के टाइम में, उसको बनाने का तरीका ये था कि उस BCG स्ट्रेन का जो कल्चर है लेबोरेटरी में उसको बाइल सेचुरेटेड मीडियम में ग्रो किया जाता था। ये एक प्लेट है, उसको बाइल से सेचुरेट कर दिया है और उसके बाद आपने BCG के स्ट्रेन उसमें डाल दिए और ऐसा आपने 13 ईयर्स तक कंटिन्यूसली किया है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट बाइल, देन बाइल comes from liver and it helps in the emulsification of fat during the process of digestion which goes in our GIT ट्रैक्ट। तो उस बाइल जो है वो इसको एक अनफेवरेबल मीडियम देता है BCG को। तो विथ ईयर्स जैसे जैसे उसके नए पैथोजन्स बनते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस से, वो उस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए इवॉल्व करते हैं और धीरे धीरे अपनी पैथोजेनिसिटी जो है वो लूज़ कर देते हैं और आफ्टर 13 ईयर्स आपका वैक्सीन जो है वो तैयार हो जाता है फॉर यूज़। इसी तरीके से दूसरे भी मेथड्स होते हैं जिससे आप उस पैथोजन को अनफेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर में उस पैथोजन को ग्रो कीजिए या न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड मीडियम में उसको ग्रो कीजिए। तो ये सारे तरीके होते हैं उस प्रोसेस को करने के। अब उसका उस प्रोसेस को करने के लेकिन ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरी करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। लेकिन इसका ना एक डीमेरिट भी होता है कि जो क्लासिकल मेथड था आज क्यों यूज़ नहीं किया जाता, मॉडर्न मेथड क्यों आया है। अल्टीमेटली उसका डीमेरिट ये है कि आप 100% श्योर नहीं हो पाते हो कि उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हो सकता है कि जब वो पैथोजन एज वैक्सीन आपकी बॉडी में आया तो उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, आपकी बॉडी में उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला, मॉइस्चर मिला, न्यूट्रिएंट्स मिले, सब कुछ उसको मिला, तो उसने अपनी पैथोजेनिसिटी की जो पावर थी उसको फिर से रीगेन कर लिया हो। तो हो सकता है कि उस टाइम पर आपके लिए वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट की जगह डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट शो करना चालू कर दे। इन पर हम एकदम
कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं हो सकते थे। ये उस तरीके की वैक्सीन्स थी। फिर आया एक बहुत बड़ा चेंज जब बायोटेक्नोलॉजी की डिस्कवरी हुई, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम वैक्सीन्स बनाना चालू कर पाए, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि फिर जो वैक्सीन्स बनती थी वो एकदम सेफ़ टू यूज़ हुआ करती थी। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जब हम इसके थ्रू वैक्सीन्स को बनाते हैं तो 4 तरीके होते हैं वैक्सीन्स को बनाने के, और इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वैक्सीन्स भी 4 टाइप की होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कैटेगरी 1 वैक्सीन्स के बारे में, जिनको आप कहते हैं एंटीजन्स जनरेटेड बाय जीन क्लोनिंग। क्या होता है कि ये आपके पास में ऑर्गेनिज्म है, इसके स्ट्रक्चर के बाहर इससे अटैच्ड होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो प्राइमरली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और एक्चुअल में बी लिम्फोसाइट्स इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ में इंटरेक्ट करने के बाद ट्रिगर होती हैं और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? एंटीजन्स कहलाते हैं। तो कैटेगरी 1 को बनाने का जो आइडिया है या जो कंसेप्ट है वो यही है कि इतना बड़े ऑर्गेनिज्म को हम बॉडी के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करें। जब काम एंटीजन को करना है तो एंटीजन ही डायरेक्टली क्यों बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस ना किया जाए, क्यों ना इस एंटीजन को हम लेबोरेटरी में एक बहुत बड़े अमाउंट में बना लें और फिर एज वैक्सीन्स हम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में उसको इंजेक्ट करें। तो ये कैटेगरी 1 होती है वैक्सीन्स की। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसे किया जाता है, मैं आपको एक डिसीज़ के बारे में के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ये डिसीज़ होती है फूड एंड माउथ डिसीज़। ये फूड एंड माउथ डिसीज़ जो है ये किनको होती है? कैटल्स को होती है। इसको करने वाला वायरस होता है फूड एंड माउथ डिसीज़ वायरस। अब इस वायरस के को क्या होता है, हमको पता चल गया है, जब हमने इतना जीनोम का स्टडी किया है तो हमको पता चल गया कि फूड एंड माउथ डिसीज़ करने वाले वायरस के पास में जो बाहर का जो एंटीजन उसका प्रेजेंट है उसका नाम है VP1, जो बी लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर करता है। और वो भी पता कर लिया कि VP1 को बनाने वाला उस वायरस के अंदर कौन सा जीन है, उसके पूरे जीनोम के अंदर वो भी हमने पता कर लिया कि ये जीन बनाता है VP1 को। ये सब हमने अपनी रिसर्च स्टडीज़ में कंप्लीट कर लिया है। अब इसको लेबोरेटरी में हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखिए। अब हमारे पास में ये आप मान लीजिए ये एक कल्चर है, ये लेबोरेटरी है आपकी, इसमें ये एक कल्चर है जिसमें आप फूट एंड माउथ डिसीज़ वायरस को ग्रो कर रहे हो। तो फूट एंड माउथ डिसीज़ वायरस को आपने बहुत अच्छे से कल्चर में ग्रो कर लिया होता है। अब आप इसमें हर टाइप के एंजाइम्स डालते हो, सिर्फ आप mRNA डिस्ट्रक्टिंग एंजाइम्स को नहीं डालते हो, जो उसके mRNA को नहीं ख़त्म करना है हमको। तो आप क्या करते हो? डीएनएज डालते हो, प्रोटीएजेस डालते हो, लाइपेजेस डालते हो, हर टाइप का एंजाइम डालते हो कि इस वायरस में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाए। सिर्फ आरएनएज नहीं डालते हैं क्योंकि हमको एमआरएनए को प्रिजर्व करके रखना है। तो वो पूरी सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, सिर्फ एमआरएनए बच जाता है। उसको आप प्यूरिफाई करते हैं, फिर आप दूसरा कल्चर लेते हैं। उस कल्चर में आप क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो रहता है उस एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस बनाकर तैयार कर देता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस जो है जब वो बन जाता है तो उसके बाद में आप जाते हैं डीएनए को लेते हैं और थर्ड कल्चर में डाल देते हैं। अब वहाँ पर आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का यूज़ करते हैं जो उस पूरे जीनोम में से उस पूरे डीएनए में से सिर्फ और सिर्फ उस जीन को काटकर अलग कर देगा जो VP1 एंटीजन को बनाता था। तो आपने उसको क्या कर लिया? एक्सट्रैक्ट कर लिया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के थ्रू आपने वो जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपने प्लाज्मिड्स के थ्रू या दूसरे वेक्टर्स के थ्रू एक दूसरा कल्चर बना के रखा है आपने, जिसमें आपने अपनी होस्ट सेल्स डाल के रखी हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया। तो आपने वो जीन जो है जो VP1 एंटीजन को बनाएगा वो आपने इस बैक्टीरिया, यीस्ट, इन सब की सेल्स में इंट्रोड्यूस करवाया है। अब ये बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह को आप खूब न्यूट्रिशन दोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर, जो भी उनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है वो आप उनको प्रोवाइड करोगे। तो ये करेंगे मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दौरान ये आप
कि क्योंकि अब ये जीन जो है VP1 बनाने वाला जीन, क्योंकि ये इनकी सेल में पहुंच चुका है, इनकी जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो चुका है, तो अब वो जीन भी एक्सप्रेस होगा उन सेल्स में और वो उस एंटीजन को बनाएंगे। वो उस एंटीजन को एक लार्ज अमाउंट में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये एंटीजन बहुत जल्दी आपको एक मैसिव अमाउंट में मिल जाएगा तो उसके बाद में आप इसको प्योरीफाई करोगे और भी जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स लगती हैं वो सारी लगाओगे और उसके बाद में आपको वो एंटीजन एस प्रोडक्ट बहुत लार्ज अमाउंट में मिल जाएगा। तो उसको आप वैक्सीन्स में कन्वर्ट करके उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, कैटल्स की बॉडी में इंजेक्ट करोगे और उनको वैक्सीनेट करोगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को नहीं लिया, हमने सिर्फ उसका वो छोटा सा एंटीजन जो काम करता है उसको लिया है। पर इसको करने का ना एक डीमेरिट होता है। डीमेरिट क्या होता है कि वो एंटीजन उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, यीस्ट या जो भी आप होस्ट सेल्स यूज़ कर रहे हो उसमें नेचुरली नहीं बनता है। तो क्योंकि एंटीजन एक प्रोटीन है, तो एक प्रोटीन का एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक फोल्डिंग होती है, वो उसमें नेचुरली क्योंकि प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए उसकी फोल्डिंग वगैरह अच्छे से नहीं हो पाती, उस एंटीजन का स्ट्रक्चर उतना रिलायबल नहीं होता है, तो इसीलिए वो बी सेल्स को उतने अच्छे से ट्रिगर करने में केपेबल नहीं होता है। और वहीं दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप खुद सोचिए, एक बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है, जब आपके पास में इतनी बड़ी सेल है और उसके साथ वो एंटीजन अटैच्ड है तो बी लिम्फोसाइट्स को रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है। लेकिन इतनी बड़ी सेल की जगह अगर आप एक छोटा सा एंटीजन लेकर जाएंगे तो बी लिम्फोसाइट्स उतना ईजिली उसको आइडेंटिफाई या उसके थ्रू ट्रिगर्ड नहीं हो पाएंगी। तो ये कुछ डीमेरिट्स होते हैं कैटेगरी 1 वैक्सीन्स के, जिनको फिर आगे जाकर जब हमने इम्प्रूव्ड कैटेगरी 2, 3, 4 वैक्सीन्स बनाई हैं तो वहाँ पर हमने इन डीमेरिट्स का ध्यान रखा है और ज़्यादा बेहतर वैक्सीन्स बनाई हैं। तो अब जो आपका कैटेगरी 2 है उसको आप बोलते हैं जेनेटिकली एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स वाली वैक्सीन। इसको बनाने का क्या मतलब होता है, तो ये समझने के पहले मैं आपको 2 टर्म समझा दूँ मोटे तौर पे कि इनका क्या मतलब होता है। एक टर्म मैं जो यूज़ कर रही हूँ बार बार और आगे भी यूज़ करूँगी, उसका है एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनिज्म की, अब वही एंटीजेनिसिटी का क्या मतलब होता है, एंटीजेनिसिटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो बी लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर करके एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करवा सके, वो उसकी एंटीजेनिसिटी कहलाती है, जो उसके एंटीजन पे डिपेंड करती है। और वहीं उसका वायरुलेंस क्या कहलाता है कि उस ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाए वो पैथोजन और उसको हार्म करे। हार्म कैसे करता है भाई, मल्टीप्लाई करता है और डिसीज कॉज करता है, तो वो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है वो कहलाती है उसकी वायरुलेंस। तो जब आप एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जैसे कि आप ये कैटेगरी 2 में बनाने जा रहे हैं जेनेटिकली एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ पर आप उसकी एंटीजेनिसिटी ख़त्म नहीं करोगे, आप उसका सिर्फ वायरुलेंस ख़त्म करोगे। और वायरुलेंस ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपने उसके जीनोम की स्टडी कर ली है, आपको पता है कि ये इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वायरुलेंस या डिसीज़ इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास में ये जीन है। तो आप क्या करते हो कि लैब में उस पैथोजन का बहुत बड़ा कल्चर ग्रो करते हो और वो कल्चर ग्रो करने से पहले जो आपने सेल ली है उस जीनोम में से उस जीन को आप डिडक्ट कर देते हो जो उस वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर उसके बाद में जो उसका बाकी बचा हुआ जीनोम रहता है वो वाला ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली एटीन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। उसका एक बहुत बड़ा कल्चर आप अपनी लेबोरेटरी में बनाते हो और बनाने के बाद में जब फिर आप एज वैक्सीन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये उसको हार्म तो कर नहीं सकता क्योंकि वायरुलेंस करने वाला जीन तो आपने हटा दिया है, पर एंटीजेनिसिटी करने वाला जीन जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, तो वो जाकर बी लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर करके एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट होता है डीवा वैक्सीन्स का, DIVA, डिफ्रेंशिएट इन्फेक्ट फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स। आपके पास में 2 ऑर्गेनिज्म खड़े हैं, एक को आपने वैक्सीनेशन के थ्रू उस मतलब क्या हुआ कि आपके पास में ये ऑर्गेनिज्म A है और ये ऑर्गेनिज्म B खड़ा है, ये तो घूमते फिरते किसी तरीके से
इंजेक्शन के थ्रू या इन्हेलेशन के थ्रू उसने वो नेचुरल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में ले लिया है, तो उसके पास भी बी लिम्फोसाइट्स ट्रिगर होकर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही हैं। और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको आपने वैक्सीनेट किया था उस पैथोजन से, तो वो भी भाई वो एंटीबॉडीज़ बना रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि यार ये वैक्सीनेटेड है और ये नेचुरली इन्फेक्टेड है? वो वैक्सीन्स जो आपको ऐसा करने के लिए केपेबल बनाती हैं वो कहलाती हैं डीवा वैक्सीन्स, DIVA, डिफ्रेंशिएट इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स। ये कैसे होता है कि आपने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म की जीनोम की स्टडी करते वक्त ऐसे स्ट्रक्चर्स का पता कर लिया, एंटीजन्स तो हैं ही, उसके साथ साथ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बाहर जो ना ही उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ना ही उसकी वायरुलेंस का पार्ट होते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही उसके स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपने पता कर लिए हैं उसकी बॉडी में, और फिर उन स्ट्रक्चर्स का भी जीन आपने गायब कर दिया है जेनेटिक्स की बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो वो आपने डिलीट कर दिए हैं। अब उसके बाद में जब आपने ऐसा ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के फॉर्म में डाला है, तो नेचुरल ऑर्गेनिज्म तो हर टाइप का अपने नेचुरल ऑर्गेनिज्म जो उसके ब्लड में प्रेजेंट है वो तो हर टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा जो उसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है। पर ये वैक्सीन वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जब इसका ब्लड आपने निकाला तो उसमें वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप दो ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यार ये वैक्सीनेटेड है और ये तो नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू हुआ है। तो ऐसी वैक्सीन जो है वो डीवा वैक्सीन्स कहलाती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट कैटेगरी 2 वैक्सीन्स। तो अब मैं कैटेगरी 3 के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जो कि लाइव रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है। इसमें आप कंप्लीट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने जा रहे हो और उसको एज वैक्सीन यूज़ करोगे। तो पहले वाली कैटेगरी में आपने ऑर्गेनिज्म तो यूज़ ही नहीं किया था, सिर्फ एंटीजन यूज़ किया था। दूसरी वाली कैटेगरी में आपने उस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया था पूरा का पूरा, उसका एंटीजन भी उसके साथ गया था, बस उसका वो जीन गायब कर दिया था जो वायरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। अब तीसरी कैटेगरी में हम देखते हैं क्या होता है, तो आप उनको अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे। आपने क्या किया, आपको पता चल गया ये है आपका पैथोजन। ये पैथोजन जो रहता है ये क्या करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में ये फलाना डिसीज़ करवाता है, ये आपको पता चल गया। तो आपने ये पैथोजन को अच्छे से कल्चर में ग्रो किया और वही जो आपने कैटेगरी 1 में प्रोसेस लगाई थी वही लगाकर आपने इसका mRNA एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू आपने उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लिया। अब आपने क्या किया, एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया और इस डीएनए को उसके डीएनए के साथ में या उसके जीनोम के साथ में इंटीग्रेट करवाया। अब वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने, वो कुछ भी हो सकता है, कैनरी पॉक्स वायरस, वैक्सीनिया पॉक्स वायरस, कुछ भी हो सकता है। जनरली आप पॉक्स वायरसेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनका जो जीनोम होता है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत स्टेबल होता है, ये किसी भी छोटे से डीएनए को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने में सक्सेसफुल होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं जाती, इसीलिए आप जनरली पॉक्स वायरसेस को यूज़ करते हो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो आपने पॉक्स वायरस क्यों लिया, क्योंकि ये पॉक्स वायरस जिसमें डिसीज़ करता होगा, पर अभी आप जिस ऑर्गेनिज्म में इसको इंट्रोड्यूस करोगे ये उसमें नेचुरली वो डिसीज़ करता नहीं है, ये उस ऑर्गेनिज्म में वो डिसीज़ नहीं कर सकता, इसीलिए आपने वो पॉक्स वायरस लिया। उसमें पैथोजन जो डिसीज़ करता था उसका डीएनए, उसके mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अपने पॉक्स वायरस की सेल ली और उसके जीनोम में यही डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनकॉर्पोरेट कराया। वो पॉक्स वायरस के अंदर जो जीनोम प्रेजेंट है पॉक्स वायरस का, उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमारे पैथोजन के डीएनए का भी प्रेजेंट है। और फिर ये पॉक्स वायरस जो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बन चुका है, इसको एज वैक्सीन यूज़ किया और आपने उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जब ये पॉक्स वायरस उसकी बॉडी के अंदर गया तो इस पॉक्स वायरस ने क्या किया कि जैसे जिसको वैक्सीनेट किया है आपने, उस ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर पॉक्स वायरस जाएगा और जब उसकी सेल के अंदर जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि जब ये पॉक्स वायरस अपने सारे प्रोटीन्स को बनाएगा डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से, तो वो उस पैथोजन के जीन को भी एक्सप्रेस करेगा।
अब ये आपकी बॉडी जो जो ऑर्गेनिज्म वैक्सीनेट हुआ है उसकी खुद की बॉडी के अंदर वो एंटीजन बनेगा, उसकी खुद की सेल के थ्रू वो एंटीजन बनेगा जो डिसीज़ करता है। अब क्या है, क्योंकि ये होस्ट सेल खुद बना रही है उस एंटीजन को, तो सारी चीज़ें होंगी पोस्ट ट्रांसलेशनल, जो कुछ भी उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनेगा, प्रॉपर फोल्डिंग होगी उसके एंटीजन की, प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से बनेगा। पोस्ट ट्रांसलेशनल बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो एक एंटीजन या एक प्रोटीन को जाना पड़ता है जिनके थ्रू नेचुरली, जैसे कि ग्लाइकोजाइलेशन वगैरह, तो वो सब भी होगा क्योंकि एक सेल ये नेचुरली परफॉर्म करती है। तो मान लीजिए कि आपकी बॉडी की जो ये डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, ये पॉक्स वायरस उसके अंदर चला गया, तो अब ये जो आपकी डेंड्राइटिक सेल्स है ना, ये ही इस एंटीजन को बनाएंगी और अपने सेल के चारों तरफ उस एंटीजन को एक्सप्रेस करेंगी। तो फिर उसके बाद में बी लिम्फोसाइट्स आपके ट्रिगर होकर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगी, और ये एंटीजन्स अपने स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होंगे क्योंकि इसको एक ऐसी सेल ने बनाया है जो प्रोटीन्स को नेचुरली बनाती है, उसके टर्शरी स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रखेगी, और पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस भी उसमें होंगे जैसे कि ग्लाइकोजाइलेशन वगैरह। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैटेगरी 3 काइंड ऑफ वैक्सीन्स। तो अब कैटेगरी 4th है वैक्सीन्स की, जिनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड वैक्सीन कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, आपके डीएनए होते हैं अगर आपको पता हो तो, या आरएनए होते हैं, पर यहाँ पर हम स्पेसिफिकली डीएनए की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करना हमको, ना ही हमको एंटीजन डालना है, ना ही हमको ऑर्गेनिज्म डालना है उसका वायरुलेंस ख़त्म करके, ना ही हमको एक रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। हमें सिर्फ वो जो डीएनए है, जो उस पैथोजन का डीएनए है, उसको निकालना है, उसको प्लाज्मिड के साथ में इंटीग्रेट करवाना है और बस उसे एज वैक्सीन यूज़ करना है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड वैक्सीन्स कहलाती हैं। तो आपके पास में कल्चर में प्लाज्मिड होता है, आप वही डीएनए निकालते हो और डीएनए का वो जीन पता करते हो जो एंटीजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जीन आपने पता कर लिया, और साथ में जो कुछ और भी जीन्स होते हैं जैसे कि जो उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ होते हैं मार्कर जीन्स, कुछ होते हैं प्रोमोटर जीन्स। ये सारे जीन्स भी आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और उसके बाद में उसको प्लाज्मिड के साथ में इंटीग्रेट करवाते हो। फिर ये आपके पास में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको एज वैक्सीन यूज़ करते हो और फिर उसको आप डाल देते हो उस पर्सन की बॉडी के अंदर। तो अब क्या होता है कि ये प्लाज्मिड्स जो हैं ये वेरियस सेल्स के पास में जाते हैं, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह हो गई, उनके पास में जाते हैं और उन सेल्स के अंदर जाकर घुस जाते हैं। दे गो इनसाइड द सेल्स। ऐसी सेल्स ट्रांसफेक्टेड सेल्स कहलाती हैं। तो जब ये इन सेल्स के अंदर जाते हैं तो फिर ये उनके जीनोम के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, या उस विदाउट इनकॉर्पोरेशन भी, क्योंकि ये प्लाज्मिड का पार्ट है। तो अब वहाँ पे क्योंकि उसकी सेल के अंदर उसको एक्सप्रेस करने वाले सारे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो वो एक्सप्रेस होता है और उसके बाद में उसकी सेल के बाहर ही एक्सप्रेस होता है, और जो कुछ भी हमने कैटेगरी 3 में डिस्कस किया है वही सब कुछ कैटेगरी 4 में भी होता है। वही पोस्ट ट्रांसलेशनल सारे चेंजेस जो एक एंटीजन के एक्यूरेट फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो सब हो पाते हैं। तो ये कैटेगरी 4 काइंड ऑफ वैक्सीन्स होती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज थ्रू विच वी इन मॉडर्न वर्ल्ड फॉर्म वैक्सीन्स। पहले में सिर्फ एंटीजन्स, दूसरे में आपने पूरा ऑर्गेनिज्म डाला है, सिर्फ उसको एटीन्यूएट कर दिया है, मतलब उसका पैथोजेनिसिटी या वायरुलेंस ख़त्म कर दिया है, एंटीजेनिसिटी ख़त्म नहीं की है। कैटेगरी 3 में एक कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाया है, उसके लिए जो आपने वेक्टर ऑर्गेनिज्म यूज़ किया है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए उस डिसीज़ नहीं करता है। पॉक्स वायरस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिसीज़ नहीं करेगा, इसीलिए आपने उसके थ्रू एक रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया था। और कैटेगरी 4 में आपने कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं किया है, आपने प्लाज्मिड में सिर्फ
ऐसे वो जीन जो एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा और उस जीन को प्रमोट करने वाले जीन्स को प्लाज्मेट के साथ में इनकॉर्पोरेट करके यूज़ किया है, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की खुद की सेल में एक्सप्रेस हों। ये खुद की सेल में एक्सप्रेस करने वाला जो काम है ये आपने कैटेगरी 3 में भी किया है और कैटेगरी 4 में भी किया है। सो एट लास्ट आई हैव completely briefed about what I have went through in the complete lecture. Thank you.